नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग लगभग पिछले 25-30 साल से राजनीति फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एक बात नोटिस की होगी। जब अटल आडवाणी का दौर था तो लोग कहते थे भैया अटल जी तो बड़े कवि हृदय मन के हैं, बड़े सीधे हैं, ये आडवाणी जी तेज हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर आया तो लोग कहने लगे कि भैया अमित शाह असली गैंगस्टर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो थोड़े मॉडरेट किस्म के हैं। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कोई मॉडरेट ढूंढे नहीं मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, और जिस तरीके से टीसीएस नासिक पर अब एक्शन हो रहा है, उससे तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस भी उसी कड़ी में खड़े दिखाई देते हैं। और यही गलती हो गई पवन खेड़ा के साथ। पवन खेड़ा ने जो पहला 2 लॉट आए थे ना, उनसे इनसे कंपेयर कर लिया कि भैया ये इनके साथ भी ऐसी है, हिट एंड रन करेंगे, कुछ बोलेंगे और भाग जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस बार हेमंत बिश्व शर्मा ने सीधा गले से पकड़ लिया है और जो उनकी सेटिंग है वो भी काम नहीं आ रही है। तो किस तरीके से अब हेमंत बिश्व शर्मा ने पवन खेड़ा को सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके गर्दन से पकड़ा है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे एक उस स्फोटक खुलासे की जो कांग्रेस के अंदर हुआ है कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता है, देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये मालिक है, लेकिन जो आज के समय में कांग्रेस में सर्वे सर्वा है, जो सब कुछ कांग्रेस चला रहा है, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, कांग्रेस की ही एक महिला नेत्री ने बता दिया कि अलका लांबा तो सुप्रिया सिनेत से कंपटीशन करती हैं बदतमीजी में, ये उनकी गर्लफ्रेंड है इसलिए कांग्रेस में टिकी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके आरोप है। और बाकायदा अलका लांबा पे 3 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले बात पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा ने एक आरोप लगाया कि 3-3 पासपोर्ट लेके रखा हुआ है हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ ने, इजिप्ट, यूएई का गोल्डन वीजा और एंटीगुआ। और उन्होंने इसके ऊपर 2-2 कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक दिल्ली में करी, एक गुवाहाटी में करी। और उसके बाद उन्होंने आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और चल दिए। उसके बाद जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पुलिस एक्टिव हुई, उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसके बाद वो तेलंगाना हाईकोर्ट में जाते हैं, वहां पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। जब वो बहस शुरू होती है तो वो एंटीसिपेटरी बेल से लेकर, अग्रिम जमानत से लेकर ट्रांजिट बेल तक चले जाते हैं कि बस हमें असम हाईकोर्ट तक पहुंचने दीजिए, इतने तक गिरफ्तारी ना हो। और भैया सेटिंग का खेल तो किस तरीके से चलता है, क्या होता है, किस लिए बड़े बड़े लोगों को उसी राज्य से राज्यसभा भेजा जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को, वो सबको पता है कि क्या क्या होता है पीछे बैकग्राउंड में। तो उसका इस्तेमाल किया गया और उन्हें 1 हफ्ते की ट्रांजिट रिमांड दे दी गई, नियम कायदे कानून के विरुद्ध जाकर। और उसको लेकर अब हेमंत बिश्व शर्मा हफ्ता भर इंतजार करने के मूड में नहीं है। कौन रुकेगा 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में तो कहां से कहां निकल जाएगा आदमी। वो सीधा पहुंचे। जैसे ही सोमवार हुआ, सैटरडे को ये उन्हें एक तरीके से ट्रांजिट रिमांड दी गई और वो जानबूझकर अगले दिन दी गई ताकि शनिवार को कोर्ट ना जाया जा सके और इतवार की छुट्टी हो जाए, इतना भाई साहब कहीं इधर उधर हो ले। तो इसलिए सोमवार को सीधा आसाम की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। और उससे पहले हेमंत बिश्व शर्मा का एक इंटरव्यू आता है जिसमें हेमंत बिश्व शर्मा से पूछा जाता है कि भाई साहब ये तो कांड हो गया और आप पकड़ नहीं पाए, आपकी बीवी के खिलाफ आरोप लगाए गए, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए गए और वो जाने दिया गया। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ साफ कहा, भैया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, इसलिए ये व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। अगर सरकार होती और मैं मुख्यमंत्री उसी तरीके से होता, सारी पावर मेरे हाथ में होती, बीच फ्लाइट में से इस व्यक्ति को उतार लेता। और आप पुलिस की बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ लगा देता, लेकिन इसकी गिरफ्तारी कराता और जिंदगी की आखिरी सांस तक आसाम जेल में यह व्यक्ति काटेगा। क्योंकि बात यहां आरोप, राजनीतिक आरोप नहीं है कि हेमंत भ्रष्ट है, बहुत बेहतर प्रशासन नहीं है। आप एक पब्लिक जेनरिक टर्म में किसी पे आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष के तहत आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, चलता है, राजनीति है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, समाजवादी, हर कोई करता है। लेकिन जब आप निजी तौर पर किसी के परिवार पर हमला करते हैं और आपने कहा हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास तथ्य हैं, ओरिजिनल भी नहीं लाए थे, जेरॉक्स कॉपी लाए थे,
किसने दे दिया उस पर भी बात करेंगे। क्या पवन खेड़ा को फंसाया गया है? तो ये हेमंत बिश्वा शर्मा स्पष्ट है कि भैया अब ये पर्सनल हो गया है, इसे पर्सनली मैं हैंडल करूंगा। एक पत्रकार है आदेश रावल, कांग्रेस को कवर करते हैं, और कवर क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो अगर आप उनकी पत्रकारिता देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो भाई साहब ने ये कहा कि भैया पवन खेड़ा के पास सबूत थे, नहीं थे, सही थे, पता नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ना जो हेमंता का इलेक्शन कैंपेन है वो डिरेल कर दिया। यही कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, भैया बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आपने 48 घंटे के लिए इलेक्शन कैंपेन डिरेल किया और उसकी एवज में आपका प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता जेल जाएगा, शायद 10-12 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जा सकता है, क्योंकि जिन धाराओं में केस दर्ज है उसमें 2 साल से 10 साल तक की सजा है। और तर्क ये दिया जा रहा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया पवन खेड़ा को, क्योंकि पिछली बार जब सेबी की जो अध्यक्षा थी उनके खिलाफ जो सबूत थे वो भी पवन खेड़ा ने दिए और एक लॉन्ग टर्म में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, भाई पवन खेड़ा ने सबूत दिया है तो सही होंगे, चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब वो गले में फंस गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब जो तर्क पिछली वीडियो में मैंने पवन खेड़ा वाले वीडियो में रखे थे कि किन कारणों से पवन खेड़ा को न ट्रांजिट बेल मिलनी चाहिए, न एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए, वही तर्क जो आसाम पुलिस है, आसाम का प्रशासन है, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा है। उन्होंने कहा ना तो पवन खेड़ा तेलंगाना का निवासी है, ना केस वहां दर्ज हुआ है, ना पवन खेड़ा की कोई उस राज्य से लेना देना है। भैया निवासी कहां है? वो दिल्ली का है, निजामुद्दीन एरिया का है, उसका आधार कार्ड वहां का है। केस दर्ज हुआ है आपका आसाम के अंदर, तो आप किस आधार पर उसको तेलंगाना से, अब किसी और राज्य में, केरल हाई कोर्ट कैसे दे देगी, तेलंगाना कैसे दे देगी? वो तो किसी भी राज्य में जाके ट्रांजिट रिमांड मांग रहा है, किस, आपका ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। किसी तर्क, उन्होंने तर्क दिया फिर पवन खेड़ा के वकील ने कि जो इनकी पत्नी है कोटा नीलिमा, उनका आधार कार्ड दिल्ली का है, अब वो ट्रांसफर होकर तेलंगाना में आ गया है, इसलिए हमने तेलंगाना में फाइल की है। तो भैया पत्नी का आया है ना, भाई साहब का तो दिल्ली का ही है, वो तो दिल्ली के रहवासी हैं। क्राइम किया, तथाकथित जो क्राइम है वो किया उन्होंने गुवाहाटी के अंदर, और मुंह उठा के आ गए अब तेलंगाना के अंदर। क्यों? आपके पक्ष की सरकार यहां, आपके पक्ष का वकील यहां से राज्यसभा है, तो शायद आपको संभवतः लगता होगा यहां इंफ्लुएंस हो सकता है। कर्नाटक क्यों नहीं गए? कर्नाटक भी तो जा सकते थे, हिमाचल जा सकते थे। कर्नाटक में डर होगा कहीं डीके शिव कुमार कोई सेटिंग करके इसे एज अ प्राइज न थमा दे हेमंता को, डर वहां होगा। क्योंकि अभी कर्नाटक में भी बड़ा लठ बजा हुआ है, 30 विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम में से मंत्री बनाया जाए, जितने सही नए निर्वाचित आए हैं, पुराने वालों को हटाओ जो 4-4 बार से हैं, हमें बनाओ। वहां अलग कदर कटा है, सरकार कब तक टिकेगी, क्या चल रहा है, वो एक अलग विषय है, इसलिए शायद वो वहां नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके वकील साहब हैं, इन्होंने इस पिटीशन में यह तर्क ही नहीं दिया कि हम असल में तेलंगाना हाई कोर्ट ही क्यों आए हैं, हम किसी और राज्य के हाई कोर्ट में भी क्यों नहीं गए, हम दिल्ली क्यों नहीं गए, हम असम क्यों नहीं गए। हाँ, ये कहा कि आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि बहुत हमारे अधिकारों की बात है, सीमित समय के लिए हमें ट्रांजिट रिमांड दी जाए। भैया क्यों दिया जाए? जज साहब को कहना था 24 से 48 घंटे फटाफट जाओ, प्लेन ट्रेन में जितना समय लगता है, और जाके पिटीशन फाइल कर दो, इससे ज्यादा समय नहीं। 1 हफ्ता क्यों? 3 हफ्ता मांगा गया, 1 हफ्ता क्यों? कहीं छुपने जा रहे हैं या उन्हें लग रहा है तब तक चुनाव हो जाएगा? तो भैया चुनाव तो हो गया, जो नुकसान फायदा जो भी होना था हेमंता का वो भी हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अब आपकी गर्दन ये व्यक्ति पकड़ेगा, और कहां लगी है ये पिटीशन? पिटीशन लगी है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में। मैं उसी दिन स्पष्ट कहा कि जेम्स ऑफ जुडिशरी ने अपना काम नहीं किया और सिर्फ तथ्यों पे बात हुई, तो ना एंटीसिपेटरी बेल बनती है ना ट्रांजिट बेल बनती है, लेकिन फिर भी दी गई। अब न्यायालय ने किस विवेक के आधार पे किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन तथ्यों पे नहीं मिलनी चाहिए थी, और उन्हीं तथ्यों को लेकर अब हेमंता पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इसको फंसाने में जयराम का भी हाथ हो सकता है।
क्योंकि भैया अगर ये भी राज्यसभा चला गया, और भैया मीडिया का तो हेड अगला है ही, और जो रावल साहब भी, जिनकी मैं पक्ष की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी बात रखी है, कम से कम उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो जयराम के बहुत प्रमुख रूप से उन्हें पसंद नहीं करते। खेड़ा साहब के लिए वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो पत्रकार भी किस तरीके से पार्टी में नेताओं के हिसाब से बात करते हैं, या कम से कम करते दिखाई देते हैं, ये स्पष्ट है। तो अंदरूनी जो गुटबाजी है, कहीं खेड़ा साहब उसी में तो नहीं नप गए, कहीं उसी चक्कर में किसी के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट आए हो, खेड़ा साहब को कॉन्फिडेंस में लिया हो और कहा हो चल चढ़ जा बेटा सूली पे, और भाई साहब वहां फटाफट जाकर कूद गए। अब बाद में समझ आया कि भैया गलत जगह छलांग लगा दी है। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन इसमें एक और जो घटना है जिसकी आज जिक्र करेंगे, वो है अलका लांबा से जुड़ी। अलका लांबा महिला कांग्रेस जो है, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है। पहले आप आम आदमी पार्टी में थी, बड़ी नेता बनकर उभरी, मतलब सुप्रिया सिन्हा जैसी आज कांग्रेस में है, ये आम आदमी पार्टी में थी। और जो इनका रिज्यूमे है ना, उसमें ये बड़ा बड़ा लिखा है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा बदतमीजी कोई कर सकता है, तो ये इनके रिज्यूमे में बड़ा बड़ा लिखा था, और उसी आधार पर शायद इनकी कांग्रेस में भर्ती हुई थी। अलका लांबा से लेकर कन्हैया कुमार तक, जो जितना बदतमीज, जितना ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे सके, उनके परिवार को गाली दे सके, अमित शाह को गाली दे सके, योगी आदित्यनाथ को गाली दे सके, मुस्लिम तुष्टीकरण कर सके, उसका प्रोफाइल उतना ऊंचा। तो मैडम वहां पहुंच जाती है, एक को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को राष्ट्रीय महिला जो कांग्रेस है उसकी अध्यक्षा बनाया जाता है। और उसके बाद जो मनमानी शुरू होती है, उससे खीन आकर, उससे परेशान होकर, जो तमिलनाडु कांग्रेस, महिला कांग्रेस है, उसकी जो अध्यक्षा है हसीना सईद, वो इस्तीफा दे देती है। वो इस्तीफा देती हैं 10 अप्रैल को, और उसके बाद 11 अप्रैल को एक लेटर जारी होता है अलका लांबा के ऑफिस से कि मैं हसीना सईद को बर्खास्त कर रही हूं। ये उनका टर्मिनेशन लेटर है जो अलका लांबा ने पोस्ट किया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक महिला है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है, महिला की, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं, हम आपको इमीडिएटली सस्पेंड करते हैं। पार्टी में चलता है, राष्ट्रीय नेता पक्ष में नहीं है तो निकाल देते हैं। लेकिन खेल उसके बाद होता है। उसके बाद जो हसीना सईद हैं, वो जो पोस्ट करती हैं वो बहुत जबरदस्त है। वो ये कह रही हैं कि आप में कुछ कॉमन सेंस है नहीं। ये अलका लांबा को कह रही हैं। मैंने ऑलरेडी, जब आपने मेरा टर्मिनेशन लेटर्स टाइप किया, पब्लिक किया, उससे एक दिन पहले 1:15 बजे मैं 10 तारीख में ऑलरेडी इस्तीफा दे चुकी हूं। तो आप किस तरीके से ये दिखाकर कि मैंने निकाला है, आप मेरा अपमान कर रही हैं। और ऐसा है, ये जो अपनी ईगो है ना, जाकर अपने बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल को दिखाना, यानी कि वो सीधा सीधा आरोप लगाती हैं कि केसी वेणुगोपाल अलका लांबा के बॉयफ्रेंड हैं, या अलका लांबा केसी वेणुगोपाल की अनुकंपा पर कांग्रेस के अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रही हैं, और ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा पोस्ट किया है। हम सिर्फ खबर बता रहे हैं, हम किसी के सार्वजनिक या प्राइवेट रिश्तों पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि भैया उन्होंने ये पोस्ट किया। और उसने ये कहा कि भैया ऐसा है, जिस तरीके से तुमने जितनी भी मेंबरशिप का जो पैसा आता है महिला कांग्रेस में, जो तुमने उसका इलिसिट गलत तरीके से काम किया है, जिस तरीके से तुमने उसके इलीगल ट्रांजैक्शन किए हैं, उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जो है उसका ऑडिट कब करवाओगे? हिम्मत है तो उसका ऑडिट करवा के दिखाओ। यानी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का उनके ऊपर आरोप लगाया गया, किसी की अनुकंपा पे पार्टी में होने का आरोप लगाया गया। और ध्यान रखिएगा, एक और थे पत्रकार महोदय, उन्होंने केसी वेणुगोपाल पे ऐसा आरोप पहले भी लगाया था, खैर उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन ऐसे आरोप लगते रहे हैं। अब ये कहां तक जाएगा, किस हद तक इसको लेकर सईद मैडम जाएंगी, वो तो अलग विषय है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, और अभी तक मानी नहीं है मैडम, खुलकर खेल रही है।
उन्होंने एक और ट्वीट किया कि अलका लांबा की भाषा देखिए। नीचे इसमें एक वीडियो है जो उन्होंने ट्वीट किया है कि महिला जो अलका लांबा है किस तरीके से एक महिला कांग्रेसी नेता को धक्का दे रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की नेता थी और अलका को लगता है कि पार्टी केसी वेणुगोपाल की प्रॉपर्टी है, और तो बोलती है कि उसने बनाया मुझे प्रेसिडेंट। यानी प्राइवेट में अलका लांबा लोगों को यह कहती हैं कि केसी वेणुगोपाल की वजह से आज मैं प्रेसिडेंट हूं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से जो कभी अहमद पटेल सोनिया गांधी के हुआ करते थे, उनके लिए जिस तरीके से वो पॉलिटिकल दिमाग के तौर पर काम करते थे, हर कुछ वो मैनेज करते थे, ऐसे ही आज के समय में केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के लिए अहमद पटेल हैं। ये खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये अलग है। अगर पार्टी आज के समय में कोई चला रहा है तो केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश चला रहे हैं। ये दो लोग हैं आज के समय में जो प्रमुख रूप से पार्टी के सब कुछ करता धरता है, और उनमें से एक के ऊपर ये आरोप लगाया गया। अलका लांबा शायद भूल गई हैं कि मैंने पार्टी के लिए कितना काम किया है, मैं सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक योद्धा थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 25-30 साल से पार्टी में हूं। तुम आम आदमी पार्टी में जब धक्के खा रही थी तब पार्टी के लिए मैं काम कर रही थी। देखिए, सवाल ये उठता है सबसे महत्वपूर्ण, तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं और आप एक माइनॉरिटी महिला से आप झगड़ा ले रहे हैं, उसे पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, और वो जिस तरीके से पार्टी के धागे खोल रही है, क्या आने वाले चुनाव में तमिलनाडु में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा। और उसमें सवाल यह भी उठता है कि केसी वेणुगोपाल की सेटिंग की जा रही है केरल चुनाव से के रिजल्ट आने से ठीक पहले, यह भी संभावना है। देखिए, दोनों पक्ष हैं, दोनों तरफ से बातचीत होगी कि क्या अब यह संभावना लग रही है कि यूडीएफ की सरकार आ सकती है, और केसी वेणुगोपाल की जो करीबी है राहुल गांधी से, तो बहुत लोगों को यह लग रहा है कि कहीं केसी वेणुगोपाल चीफ मिनिस्टर ना बन जाए आसाम का, तो कहीं उससे पहले ही कुछ पर्दे के पीछे खेल चल रहा है क्या? उसकी भी संभावना है। और इसके अलावा देखिए, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में इस तरीके से आरोप लगाए गए हों और उसके बाद निष्कासन हुआ हो। अजीना सईद तमिलनाडु, उसके अलावा सिमी रोज जॉर्ज कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था, इसी केरल से सस्पेंड कर दी गई थी। उसके अलावा अंकिता दत्ता, महिला जो यूथ विंग है आसाम की, उसकी हेड थी। उन्होंने ऑल इंडिया जो यूथ विंग है कांग्रेस की, उसके जो अध्यक्ष थे बीवी श्रीनिवास, उनके ऊपर आरोप लगाया था, उसके बाद वो भी सस्पेंड हो गई थी। उसके अलावा मोहम्मद मुकीम उड़ीसा से, उन्होंने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया तो उन्हें हटा दिया गया। उनकी बेटी एमएलए थी, हैं अभी भी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी इस चक्कर में राज्यसभा में, तो वहां पर खेल बिगड़ गया कांग्रेस का। उसके अलावा सुचित्रा देवी हरियाणा की महिला कांग्रेस से आती हैं, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी और उनके जो पीए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको पैसा पहुंचा टिकट के लिए और टिकट नहीं मिला कांग्रेस के लिए असेंबली इलेक्शन में। और इससे पहले इसी कांग्रेस में तंदूर कांड भी सुना गया है। इसी कांग्रेस के लोगों ने अजमेर के अंदर 250 स्कूली छात्राओं के साथ क्या किया था 1990 के दशक में, वो भी सब कुछ देखा है। तो बहुत स्पष्ट और साफ नहीं है कांग्रेस का जो चेहरा महिलाओं के प्रति, कम से कम उसका इतिहास, और उसको सुधारने का मौका आ सकता था, लेकिन आपने वो भी छोड़ दिया। कम से कम जांच तो बैठाई जाइए अलका लांबा के ऊपर, होगा नहीं। और ऊपर से 3 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया गया है अब मैडम के ऊपर। और ये कांग्रेस अब किस मुंह से लोकसभा में जाकर यह कहेगी कि हम 33% महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं? खैर, फिलहाल तो विरोध कर रहे हैं कि भैया अभी क्या जल्दी है, चुनाव के बीच में क्यों लाना है? अरे अच्छा काम जब हो बहुत बेहतर। और क्या आप लोग चुनाव को देखकर नहीं चीजें करते थे? राजनीतिक पार्टियां करती हैं। क्या आपने 2009 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेसी जो किसान हैं उनके ऋण नहीं माफ किए थे? तो चुनाव को देखकर हर पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है।
और बेहतर काम अगर कभी हो रहा है तो क्या दिक्कत है? खैर राजनीतिक रूप से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर जब आपकी प्रायोरिटी पश्चिम बंगाल होना चाहिए था, आपकी प्रायोरिटी केरल, तमिलनाडु, आसाम होना चाहिए था, आपकी प्रायोरिटी यह है कि मेरा प्रवक्ता जेल ना जाए, आपकी प्रायोरिटी है कि मेरे राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है वो उसे किस तरीके से बचाया जाए, जो कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता है उसकी चीचा लेदर होने से कैसे बचाया जाए, ये प्रायोरिटी है। तो अब आप समझिए कि पार्टी चल रही है या सिर्फ पार्टी के अंदर पार्टी ही चल रही है और कुछ काम नहीं हो रहा है। खैर इन चीजों पे जो भी आगे और डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।